हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, जो कि 1956 का है। इसका एक्ट नंबर 32 है। एक्ट नंबर 32 ऑफ 1956 ये कभी कभी ऑप्शनल में पूछ लेता है। एक्ट की हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप का एक्ट नंबर क्या है, तो ये एक्ट नंबर 32 है। ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप का प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किया था 25 अगस्त 1956 को। 25 अगस्त 1956 को प्रेसिडेंट ने इस पर सिग्नेचर किया था और इसका इन्फोर्समेंट डेट उसके 2 दिन बाद 27 अगस्त 1956 को हुआ था। और इस वीडियो में हम लोग इस हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन वाइज। सेक्शन 1 है इसका सॉल टाइटल एंड एक्सटेंट। सॉल टाइटल में का मतलब यही होता है कि यह कौन सा एक्ट है, और एक्सटेंट का मतलब यही होता है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो इट एक्सटेंड टू, पहले सॉल टाइटल देख लीजिए। दिस एक्ट में कॉल्ड हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। इस एक्ट को हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 कहा जा सकेगा। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत पर लागू है। ये जो बेयर एक्ट में लिखा होगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये 2019 के बाद, अब जम्मू कश्मीर पर बात विवाद था, लेकिन तब उस पर लिखा रहता था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब चाहे जो एक्ट हो वह सब पूरे भारत पर लागू होगा। और सेक्शन 2 है एक्ट टू बी सप्लीमेंटल टू एक्ट 8 ऑफ 1890। इसका मतलब क्या है कि एक एक्ट था गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890। इसका हिंदी में होगा कि संरक्षक और प्रतिपाल अधिनियम 1890। इसका एक्ट नंबर 8 है। यह 1890 का एक्ट है, और जो हम लोग देख रहे हैं ये 1956 का है। ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस 1956 का है। तो ये जो गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट है, यह एक साधारण नियम है, यह एक जनरल लॉ है, और यह सभी को लागू होगा, यह सभी को लागू होगा। और इस एक्ट में ये बताया गया है कि ये जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, ये एक दूसरे के कॉन्ट्रोवेंशन नहीं करेंगे, एक दूसरे के विरोधी नहीं होंगे। और ये इसका जो ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, ये जो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है, इसका न्यूनतम नहीं करेगा, इसका अल्पकारी नहीं करेगा। मतलब कोई भी बात जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं लिखी जाएगी जो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के खिलाफ हो। और जो ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, ये केवल हिंदू के लिए लागू होता है, लेकिन ये सभी के लिए लागू होता है। ये जो गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट है, ये 1890 का है, ये सभी को लागू होता है। लेकिन ये जो हमारा ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, ये सिर्फ हिंदू को लागू होता है। सेक्शन 2 में सिर्फ वही कहा गया है कि जो ये वार्ड्स एक्ट है, गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट, ये एक दूसरे के लिए विरोधी नहीं होंगे, और इस एक्ट में कोई ऐसी बात नहीं रहेगी जो गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट के खिलाफ हो या फिर उसके अल्पकारी करता हो, उसे न्यूनतम करता हो। यही है सेक्शन 2। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 3। सेक्शन 3 में है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। यह एक्ट किसको किसको अप्लाई होगा। यह एक्ट तो सिर्फ ये हम लोग देखें हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, यह सिर्फ हिंदू को अप्लाई होगा। तो हम लोग देख देते हैं सेक्शन 3 में बताया गया है विस्तार से यह किस किस को अप्लाई होगा। दिस एक्ट अप्लाइज
अब वीर शैव, लिंगायत, या फिर फॉलोअर ऑफ द ब्रह्म समाज, या फिर प्रार्थना समाज, या फिर आर्य समाज। जो सेक्शन 3 का एक है, इसका कहने का मतलब है जो कोई वीर शैव है, या फिर लिंगायत है, या फिर फॉलोअर ऑफ ब्रह्म है, या फिर प्रार्थना समाज का है, या फिर आर्य समाज का है, उस पर यह हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप लागू होगी। और जो धर्म से बुद्ध है और जैन है और सिख है, जो बुद्ध, जैन और सिख बाय रिलीजियन है, जो धर्म से बुद्ध, जैन और सिख है, उस पर भी यह विधि लागू होगी। ये सेक्शन 3A, ये सेक्शन 3B। अब देखते हैं सेक्शन 3 का A है, 3 का B, 3 का C हम लोग देखते हैं। C कहता है कि जो मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी या फिर यहूदी नहीं है, वह उन पर यह विधि अप्लाई होगी। यानी कि जो धर्म से मुस्लिम और क्रिश्चियन और पारसी, और जीव मतलब यहूदी होता है, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, और जो पारसी नहीं है, और जो यहूदी नहीं है, उन पर यह विधि लागू होगी। यानी कि जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी नहीं है, तो इसका मतलब वो हिंदू है, तो उनको ही हिंदू माना जाता है और उन्हीं पर यह विधि अप्लाई होता है। अब इसके बाद हम लोग और आगे देखते हैं कि हम लोग इतना देख चुके हैं कि ये माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, इसका शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट हम लोग देख लिए। और ये एक्ट टू सप्लीमेंटल एक्ट ऑफ 1890, इसको भी हम लोग देख लिए। और एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, ये भी हम लोग देख लिए। अब इसके बाद इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। तो एक्सप्लेनेशन में दिया गया एनी चाइल्ड लेजिटमेट और इललेजिटमेट, कोई बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजियन। कोई भी चाइल्ड लेजिटमेट है या फिर इललेजिटमेट है यदि उसके माता पिता हिंदू, बुद्ध, जैन या फिर सिख बाय रिलीजियन धर्म से, यदि उसके माता पिता हिंदू, बुद्ध या फिर जैन धर्म से हैं, तो वह हिंदू माना जाएगा। एनी चाइल्ड, अब इसमें दो शब्द है, लेजिटमेट और इललेजिटमेट। लेजिटमेट का मतलब क्या होता है और इललेजिटमेट का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग और ध्यान से समझते हैं। लेजिटमेट चाइल्ड का मतलब होता है जो चाइल्ड शादी से पहले ही जन्म ले लेते हैं, उन्हें इललेजिटमेट चाइल्ड कहते हैं, जैसे जो गलती से उत्पन्न हो जाते हैं। अब उसमें बच्चे की तो कोई गलती रहती नहीं है, तो जैसे जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके पहले ही पुत्र या फिर पुत्री की प्राप्ति हो जाती है, तो उसे उस पुत्र को इललेजिटमेट कहते हैं, उस पुत्र को। और जो विवाह के उपरांत होता है, विवाह के पश्चात जो पुत्र होता है, उसे लेजिटमेट चाइल्ड कहते हैं, इसे धर्मस्थ कहते हैं हिंदी में। यानी कि जो पुत्र विवाह के उपरांत होता है उसे लेजिटमेट चाइल्ड, जो विवाह से पहले ही कुछ पुत्र हो जाते हैं गलती से, उन्हें इललेजिटमेट चाइल्ड कहते हैं। तो इसमें दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति लेजिटमेट हो या फिर इललेजिटमेट हो, यदि उसके माता पिता हिंदू, बुद्ध और जैन या फिर सिख धर्म से हैं, तो उस केस में वो हिंदू माने जाएंगे और उन पर यह विधि लागू होगी। और इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि कोई भी चाइल्ड लेजिटमेट है या फिर इललेजिटमेट है, कोई भी चाइल्ड लेजिटमेट है या फिर इललेजिटमेट है यदि उनके माता पिता हिंदू, बुद्ध, जैन या फिर सिख धर्म से हैं और वे उस जाति या फिर समुदाय से बिलोंग करते हैं जिसमें उसके माता या फिर पिता सदस्य हैं, तो उन पर भी यह विधि लागू होगी और उनको भी हिंदू माना जाएगा। और तीसरा क्या कहता है कि एनी पर्सन हु इज कन्वर्ट और रिकन्वर्ट
टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख। यानी कि कोई व्यक्ति चाहे वह हिंदू में कन्वर्ट या फिर रिकन्वर्ट है, या फिर जैसे कोई हिंदू है वह हिंदू है, उसके बाद उन्होंने मुस्लिम को एक्सेप्ट कर लिया, मुस्लिम को, इस्लाम धर्म को, उसके बाद रिकन्वर्ट हो गया। रिकन्वर्ट मतलब जैसे वह पहले हिंदू था, मुस्लिम हो गया, मुस्लिम से फिर हिंदू हो गया, तो उन पर भी यह विधि लागू होगी। और जैसे कोई इस्लाम धर्म का है और इस्लाम धर्म से कन्वर्ट होकर हिंदू धर्म में हो गया, तो उन पर भी यह विधि लागू होगी, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप, और वे भी हिंदू कहे जा सकेंगे। एक बात इसमें और कहा गया है कि जो किसी भी बात के होते हुए भी जो इस अधिनियम की कोई भी बात जो पांडुचेरी है, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र पर, या संघ राज्य क्षेत्र के जो एक वहाँ पर रिनान कैंटे रहते हैं, एक रिनान कैंटे, इन पर यह विधि लागू नहीं होगी। पांडुचेरी में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम की कोई भी बात पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के रिनान कैंटे को लागू नहीं होगी। यह अधिनियम इस पांडुचेरी के इन रिनान कैंटों पर लागू नहीं होगा। अब इसके बाद हमारा सेक्शन 1, 2, 3 कंप्लीट हुआ। अब आ जाएंगे सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 में डिफिनेशन बताया गया है। डिफिनेशन किस चीज़ का डिफिनेशन है? 4A में माइनर को समझाया गया है और 4B में गार्जियन मीन्स बताया गया है कि गार्जियन का मतलब क्या क्या होता है। 4 के C में नेचुरल गार्जियन को समझाया गया, यानी कि 4A में माइनर, 4B में गार्जियन और 4C में नेचुरल गार्जियन। तुम लोग देख लेते हैं माइनर का मतलब क्या होता है। माइनर का मतलब वो होता है who has not completed the age of 18 years। 4B में पहले 4A देखते हैं। 4A में माइनर को समझाया गया है कि माइनर कौन है। माइनर का मतलब वही है जो 18 साल प्लस जो हो गया वो मेजर हो गया, और जो 18 साल के नीचे हैं उन्हें माइनर कहते हैं। माइनर 4A में समझाया गया है और इसमें बताया गया है कि हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर। जो 18 ईयर्स के नीचे हैं उन्हें माइनर कहा गया है, और जो 18 ईयर प्लस हो गए हैं उन्हें मेजर कहा गया है। ये है 4A। और 4B में गार्जियन को समझाया गया है। गार्जियन को इसमें समझाया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि गार्जियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ माइनर और हिज प्रॉपर्टी और बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स। इसका तात्पर्य यह है कि जो गार्जियन है वह माइनर के केयर में माइनर का शरीर प्लस संपत्ति, वह दोनों की रक्षा करता है। यानी कि जो प्रोटेक्शन देता है किसकी? माइनर के शरीर की और संपत्ति की, दोनों की जो प्रोटेक्शन देता है वही गार्जियन कहलाता है। जो माइनर के केयर में उसके शरीर और संपत्ति दोनों की रक्षा करता है। जैसे आप लोग वो एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे पीछे हिस्ट्री में जाइए, बैराम खां और अकबर। बैराम खां गार्जियन थे और अकबर जब माइनर थे तो अकबर के पिताजी ने बैराम खां को गार्जियन नियुक्त किया था। तो उस कंडीशन में वो क्या थे कि एक गार्जियन थे जो उनके शरीर और संपत्ति दोनों की रक्षा करते थे। यही गार्जियन का मतलब होता है।
जो उनके शरीर और संपत्ति दोनों की रक्षा करे। और इसमें इंक्लूड्स भी दिया गया है। इंक्लूड्स क्या क्या रहेगा? अ नेचुरल गार्जियन, जो एक नैसर्गिक गार्जियन होता है, और अ गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द माइनर्स फादर। गार्जियन के अंतर्गत वो आते हैं जो माइनर के पिता या फिर माता की इच्छा के द्वारा नियुक्त संरक्षक होते हैं, वो भी गार्जियन के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा क्या है? अ गार्जियन अपॉइंटेड डिक्लेयर्ड बाय, मतलब कोर्ट द्वारा भी गार्जियन जो डिक्लेयर किए जाते हैं वो भी गार्जियन की श्रेणी में आते हैं, जो कोर्ट द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं। और वो कोर्ट कौन सा होना चाहिए? या फिर सिटी सिविल कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और 4 में क्या है? अ पर्सन एम्पावर्ड टू एक्ट एज सच और अंडर एनी इनएक्टमेंट रिलेटिंग टू एनी कोर्ट ऑफ वर्ल्ड्स। इसका मतलब यह है कि जो नेचुरल गार्जियन नहीं है, जो नेचुरल गार्जियन नहीं है और जो वसीयत संरक्षक भी नहीं है और जो कोर्ट द्वारा न डिक्लेयर किए गए, जो कोर्ट द्वारा डिक्लेयर किए गए हों वो भी न हो, उस कंडीशन में जो गार्जियन होगा उसे कहते हैं डिफैक्टो गार्जियन। डिफैक्टो गार्जियन, जिसे वस्तुतः संरक्षक कहा जाता है। इसका मतलब वही था, जो नेचुरल गार्जियन नहीं है या फिर जो कोर्ट द्वारा डिक्लेयर न किए गए हों वो ना हो, तो उन्हें डिफैक्टो गार्जियन कहते हैं, वस्तुतः संरक्षक कहते हैं। सेक्शन 4 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आ जाएगा सेक्शन 5, ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट। इसका मतलब यही होता है कि जैसे दिया गया है, एनी अदर लॉ इन्फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल सीज टू हैव इफेक्ट इन सो फार एज इट इज इनकंसिस्टेंट विद एनी प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस एक्ट। इसका मतलब यही है, जैसे कोई भी एक्ट है वह इस जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है 1956, वह इसके पहले इन्फोर्समेंट उसकी हुई हो या फिर इसके बाद में उसकी इन्फोर्समेंट हुई हो। यदि वह कोई भी एक्ट हो, अगर वो इस हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के जितना असंगत होगा उतनी मात्रा तक वह शून्य हो जाएगा। यही है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट। अब सेक्शन 6 है। अभी इसमें एक और बचा था, सी। नेचुरल गार्जियन मीन्स एनी ऑफ द गार्जियंस मेंशन्ड इन सेक्शन 6। नेचुरल गार्जियन का मतलब वही होता है जो सेक्शन 6 में बताया गया है। और सेक्शन 6 में क्या बताया गया है हम लोग देख लेते हैं। नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर। हम सेक्शन 6 और सेक्शन 7 दोनों साथ में ही देख कर पढ़ेंगे, और हमने आपके लिए एक नोट्स बनाया है जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से सेक्शन 7 और सेक्शन 6 अच्छे तरीके से जान सकते हैं। 7 है नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ अडॉप्टेड सन। अब ध्यान से टॉपिक को समझिएगा। कस्टडी का मतलब क्या होता है पहले जान लीजिए। कस्टडी का मतलब होता है जो 5 साल के नीचे का जो चाइल्ड है, जो चाइल्ड 5 साल के नीचे का है उसे कस्टडी के अंतर्गत आता है, और उसका जो नेचुरल गार्जियन होते हैं वो मदर होती है, माता। और जो माइनर है, मान लीजिए यदि एक माइनर है, चाहे वो बॉय है या फिर गर्ल है, यदि एक माइनर है और वो लेजिटमेट है, लेजिटमेट का मतलब हमने आपको बताया पीछे कि जो विवाह उपरांत जो बच्चे या जन्म लेते हैं उसे लेजिटमेट कहते हैं। जो एक माइनर है और लेजिटमेट है और वो अनमैरिड है, माइनर है, लेजिटमेट है और अनमैरिड है, तो उसका नेचुरल गार्जियन सर्वप्रथम फादर होंगे, उसके नेचुरल गार्जियन, उसके बाद मदर होंगी नेचुरल गार्जियन। और जो माइनर है और लेजिटमेट है, माइनर के अंतर्गत बॉय गर्ल दोनों आ गए, और वो लेजिटमेट है और वो मैरिड है, मतलब इसमें अनमैरिड था, इसमें मैरिड था। मैरिड है तो फिर भी जो माइनर, लेजिटमेट और मैरिड, इनका नेचुरल गार्जियन पहले स्तर पे फादर होगा, उसके दूसरे स्तर पर
मदर होगी, लेकिन पहले फादर होंगे। और जो माइनर है और उन्हें अडॉप्ट किया गया, जो माइनर है उन्हें अडॉप्ट किया गया, तो उनका जो नेचुरल गार्जियन होंगे वो फादर पहले होंगे, उसके बाद मदर दूसरे स्थान पर रहेंगी, लेकिन पहले फादर रहेंगे। जो माइनर है उन्हें अडॉप्ट किया गया, ये पहले स्थान पे फादर, दूसरे पर मदर। और देखिए जो इलेजिटिमेट बॉय है, इलेजिटिमेट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो विवाह के पहले जो बच्चे हो जाते हैं उन्हें इलेजिटिमेट कहते हैं। इलेजिटिमेट बॉय है या फिर इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल है, इलेजिटिमेट बॉय या फिर इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल, तो इनका जो नेचुरल गार्जियन होगा कौन होगा? उस बच्चे का या फिर लड़के का या फिर उस लड़की का नेचुरल गार्जियन कौन होगा? तो उसका नेचुरल गार्जियन सर्वप्रथम उनकी माता रहेंगी, मदर, और दूसरे स्थान पर पिता रहेंगे। और जो इलेजिटिमेट माइनर है, इलेजिटिमेट माइनर है और वो पुत्री है, तो उसका भी सर्वप्रथम मदर नेचुरल गार्जियन होंगे, उसके बाद फादर नेचुरल गार्जियन होंगे। अगर बात आ जाए मैरिड गर्ल की, मतलब जिसकी शादी हो गई है, ऐसे लड़की का गार्जियन, नेचुरल गार्जियन कौन होगा? तो उसका हस्बैंड होगा नेचुरल गार्जियन। और माइनर वाइफ का नेचुरल गार्जियन कौन होगा? मतलब जो वाइफ है वो मान लीजिए माइनर है, तो उनका नेचुरल गार्जियन कौन होगा? जैसे कभी कभी होता है माइनर रहते तभी उनका शादी हो जाता है, तो उस कंडीशन में नेचुरल गार्जियन उनका कौन होगा? उस कंडीशन में भी पति उनका नेचुरल गार्जियन होगा। उस वाइफ का, माइनर वाइफ का नेचुरल गार्जियन पति ही होगा। और अगर पति भी माइनर है और वाइफ भी माइनर है, तो इस कंडीशन में नेचुरल गार्जियन उस पत्नी की कौन होगा? तो उस पत्नी, इस कंडीशन में अगर पति भी माइनर है, तो हमने पहले आपको बताया कि एक शरीर के लिए होता है, एक संपत्ति, दोनों इंक्लूड होता है। तो शरीर के लिए जो नेचुरल गार्जियन होगा वो पति होगा शरीर के लिए, और संपत्ति के लिए जो उसकी देख रेख में रहेगा वो मालिक होगा, लेकिन पत्नी की संपत्ति को कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। अगर माइनर वाइफ भी है और माइनर पति भी है, तो इस कंडीशन में जो पति है वो शरीर के लिए नेचुरल गार्जियन वाइफ का होगा, लेकिन संपत्ति के लिए वह नहीं होगा। संपत्ति के लिए जो उसकी देख रेख में होंगे वह होंगे, लेकिन वो भी उसकी संपत्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और यदि और इस कंडीशन में हम लोग जो इधर देखें, ऊपर का ये 3 कंडीशन, ये और ये, इस कंडीशन में सर्वप्रथम कौन है? सर्वप्रथम फादर को ही इंक्लूड किया गया है इस कंडीशन में। तो क्या कोई ऐसा कंडीशन इन तीनों में आ सकता है जो मदर को पहले नेचुरल गार्जियन इंक्लूड कर दिया जाए, कह दिया जाए? तो हाँ, आ सकता है। जैसे ये माइनर लेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल है, तो इसके लिए फादर पहले होंगे और मदर बाद में नेचुरल गार्जियन होगी। लेकिन मान लीजिए यदि जो फादर है, यानी कि जो पति है, वह हिंदू ना रह गया हो। हिंदू ना रह गया हो का मतलब क्या है? सीज्ड टू बी हिंदू। यदि वह हिंदू ना रह गया हो, यानी कि वह धर्म त्याग, या उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया है, यदि उस पति ने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया है, यदि वह सन्यासी हो गया है, या फिर वह संसार त्याग दिया है, तो उस कंडीशन में यदि वह हिंदू ना रह गया है पति, और संसार त्याग चुका है और धर्म परिवर्तन कर दिया है, या फिर वह संन्यास ले लिया है,
तो इस कंडीशन में सर्वप्रथम मदर नेचुरल गार्जियन हो जाएंगी और दूसरे नंबर पे पिता होंगे, क्योंकि पिता वह उस कंडीशन में अब नहीं है क्योंकि वह हिंदू नहीं रह गए हैं। तो आप लोग समझ गए ना कि माइनर ये इस कंडीशन का एक एक्सेप्शन है। मान लीजिए, चाहे आप खुद ही आप कॉमन सेंस लगा के सोच लीजिए कि अगर पिता जो है वह इस कंडीशन में कोई एक कंडीशन फॉलो करता है तो वह नेचुरल गार्जियन में पहले नंबर पे नहीं आएगा, तो पहले नंबर पे माता ही आएंगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को जानना चाहिए कि जो सौतेली माता पिता होती हैं, यानी कि स्टेप फादर एंड स्टेप मदर, वह नेचुरल गार्जियन नहीं हो सकती हैं, वह नेचुरल गार्जियन के अंतर्गत नहीं आती हैं। जो सौतेली माता पिता होते हैं वो नेचुरल गार्जियन के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये है हमारा सेक्शन 6 और सेक्शन 7। सेक्शन 6 और सेक्शन 7 कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कमेंट मी, देन आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई यू। सो लेट अस go another section, which is section 8. Section 8 is powers of natural guardians. सेक्शन 8 नेचुरल गार्जियन की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं उस बारे में बात करता है। और इसमें बताया गया है कि नेचुरल गार्जियन वह सब कर सकता है जो माइनर के लिए बेनिफिट हो, या फिर जो माइनर के लिए आवश्यक है, या फिर जो माइनर के लिए रिजनेबल है, जो माइनर के वेलफेयर में है, जो उस माइनर के लीगल नेसेसिटी को ध्यान में रख कर एक नेचुरल गार्जियन वह सब कुछ माइनर के लिए कर सकता है जो माइनर के लिए लाभदायक हो। वह किसी भी हद तक जा सकता है जो उस माइनर के बेनिफिट में हो, उस माइनर के रिजनेबल में हो। यह सेक्शन 8 का क्लॉज 1 यही है। और क्लॉज 2 में कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि वह बिना कोर्ट के परमिशन के ये नेचुरल गार्जियन वह नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? कि वह मॉर्टगेज नहीं रख सकता। मॉर्टगेज का मतलब होता है कि वह किसी स्थान पर संपत्ति को बंधक नहीं रख सकता, और वह संपत्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वह किसी को गिफ्ट नहीं दे सकता, वह उस संपत्ति को एक्सचेंज नहीं कर सकता। यह सब नहीं कर सकता नेचुरल गार्जियन। यह कब नहीं कर सकता? विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ कोर्ट। बिना कोर्ट के परमिशन के कोई भी नेचुरल गार्जियन माइनर का संपत्ति मॉर्टगेज पर नहीं रख सकता, ना तो उसे ट्रांसफ़र कर सकता है, ना तो उसे कहीं गिफ्ट में दे सकता है, ना उसे एक्सचेंज कर सकता है। उसके संपत्ति के साथ वह कुछ भी नहीं कर सकता। और बी में बताया गया है कि उस संपत्ति को पट्टे पर नहीं रखा जा सकता 5 वर्ष और 1 वर्ष। इसका हम आपको मतलब समझा देते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब यही है कि माइनर की संपत्ति को 5 वर्ष से अधिक लीज मतलब पट्टा होता है, पट्टे पर नहीं रखा जा सकता। और वह 5 वर्ष कब होना चाहिए? व्हेन माइनर विल अटेन मेजॉरिटी। यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल थ्रू माइनर की एज 15 ईयर है मान लीजिए, और उस संपत्ति को 5 वर्ष के लिए मॉर्टगेज पर रखा जाता है, और माइनर की अब एज कितनी हो गई? 20 वर्ष हो गई। अगर 5 वर्ष के लिए रखा जा रहा है तो इस कंडीशन में इस संपत्ति को लीज पर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि संपत्ति को माइनर के एज के अंदर अंदर ही रखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू माइनर 10 साल का है और उसकी संपत्ति को अगर अब 5 साल के लिए बंधक पर रखते हैं तो यह रिजनेबल होगा,
या कोर्ट के परमिशन से हम यह कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कहें कि अगर माइनर 15 साल का है तो हम मॉर्टगेज सिर्फ 3 साल के लिए ही रख सकते हैं। 15 3 18 18 वर्ष की आयु तक हम रख सकते हैं। इसमें बताया गया एक वर्ष बाद, यानी कि 18 और +1। इस एक्ट में जो क्लॉज बी है, इसे हम आपको बेयर एक्ट भी दिखा दे रहे हैं कि इसमें क्या लिखा है कि ये पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन का क्लॉज 2 का बी में बताया गया है, लीज एनी पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 5 years or for a term extending more than 1 year beyond the date on which the minor will attain majority। इसका मतलब यही है, कोई भी जो माइनर की प्रॉपर्टी है उसे पट्टे पर 5 वर्ष की अवधि तक रख सकता है, लेकिन जिस तारीख को वह प्राप्तवय में प्रवेश करेगा, यानी कि जिस तारीख से माइनर जो है वह मेजॉरिटी में प्रवेश करेगा, उस तारीख से 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर देगा, यानी कि 1 वर्ष अवधि तक, यानी कि 19 वर्ष तक सिर्फ पट्टे पर दे सकता है। आप अब पूरी तरह समझ गए होंगे कि माइनर की जो प्रॉपर्टी है वह सिर्फ व्हेन माइनर विल अटेन मेजॉरिटी, यानी कि मेजॉरिटी के 1 वर्ष बाद अवधि तक मॉर्टगेज पर रखा जा सकता है। यही है सेक्शन 8 का क्लॉज 2। अब हम नेचुरल गार्जियन की कुछ और शक्तियों के बारे में बात करेंगे कि नेचुरल गार्जियन की मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या शक्ति होती है। नेचुरल गार्जियन की इमूवेबल प्रॉपर्टी में माइनर्स की इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, क्या होता है पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल गार्जियन का, संविदा करने की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। पावर रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी, ये देख लेते हैं हम लोग कि चल संपत्ति के लिए नेचुरल गार्जियन की क्या क्या शक्तियाँ होनी चाहिए। चल संपत्ति के लिए नेचुरल गार्जियन माइनर के वेलफेयर और लीगल नेसेसिटी को ध्यान में रखकर माइनर की प्रॉपर्टी को सेल या फिर एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन माइनर के वेलफेयर में होनी चाहिए और उसकी लीगल नेसेसिटी, जो भी कंडीशन हम लोगों ने आगे देखी वही बात है। इसी को ध्यान में रखकर, जिससे माइनर को कोई नुकसान ना हो, उसी को ध्यान में रखकर माइनर की प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है या फिर एक्सचेंज भी कर सकता है, फिर कहीं ट्रांसफ़र भी कर सकता है। इसमें कोर्ट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह वेलफेयर ऑफ माइनर है और उसकी लीगल नेसेसिटी के लिए है। यह है चल संपत्ति से रिलेटेड कुछ शक्तियाँ। अब हम लोग देख लेते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित क्या क्या शक्तियाँ हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित नेचुरल गार्जियन की क्या क्या शक्तियाँ हैं, ये वही शक्तियाँ जो क्लॉज 8 और बी में है, वही शक्तियाँ हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अचल संपत्ति से। अचल संपत्ति से वही जो क्लॉज 8 का क्लॉज ए और बी है, वही है कि माइनर के वेलफेयर और लीगल नेसेसिटी के लिए जो नेचुरल गार्जियन है वह सेल या फिर ट्रांसफ़र कर सकता है। वो माइनर के वेलफेयर और लीगल नेसेसिटी के लिए को ध्यान में रखकर जो नेचुरल गार्जियन है वो माइनर की प्रॉपर्टी को सेल या फिर ट्रांसफ़र कर सकता है, परंतु 8B को ध्यान में रखकर। 8B क्या है ये ज़रूरी है। 8B अभी हम लोगों ने देखा ही कि 8B क्या है। 8B वही है कि हम 5 वर्ष तक लीज पर रख सकते हैं माइनर की प्रॉपर्टी को,
लेकिन वह 5 वर्ष कब होना चाहिए? जब माइनर एक मेजॉरिटी का 1 वर्ष पार कर चुका है, यानी कि जब वह 19 साल का हो गया हो, उसके बाद की जो वर्ष है उसके बाद तक हम लीज पर नहीं रख सकते हैं। जैसे माइनर 11 साल का है और हम उसे 5 साल के लिए उसकी संपत्ति को मॉर्टगेज पर रखते हैं, तो यह 16 साल, ये तो ठीक है। लेकिन इसी कंडीशन में अगर मान लीजिए माइनर की एज हो गई है 16 साल, उसके बाद हम 5 साल के लिए रखते हैं। ध्यान दीजिएगा यही एक बात कि इस कंडीशन में माइनर 21 वर्ष का हो गया, लेकिन यह भी वैलिड हो सकता है। कब वैलिड हो सकता है? जब यह कोर्ट का परमिशन ले लिया हो कि हम माइनर के वेलफेयर के लिए ही मॉर्टगेज पर रख रहे हैं। अगर नेचुरल गार्जियन यह साबित करता है या फिर वह कहता है कि हम माइनर के लीगल नेसेसिटी और माइनर को वेलफेयर में देखकर या फिर उसकी अच्छाई के लिए, उसके प्रॉफिट के लिए ही हमने यह किया है या इसे मॉर्टगेज पर रखे हैं, तो यह भी वैलिड हो सकता है, अन्यथा नहीं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई प्रॉपर्टी है, वो मान लीजिए नेचुरल गार्जियन ट्रांसफ़र कर देता है और वह कोर्ट का परमिशन नहीं लिया है। अगर वह कोर्ट का परमिशन नहीं लिया है और वह फिर माइनर की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो ट्रांसफरी होगा, जिसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके लिए वह प्रॉपर्टी शून्य हो जाएगी। ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर हमने या फिर नेचुरल गार्जियन ने कोर्ट से परमिशन नहीं लिया है, अगर कोर्ट से परमिशन लिया है तब तो ठीक है। अगर कोर्ट से परमिशन नहीं लिया है तब वह ट्रांसफ़र वह है जो ट्रांसफ़र कर रहा है। ट्रांसफरी मतलब वो होता है जो ट्रांसफ़र जिसको किया जा रहा है, तो वह ट्रांसफरी के लिए वह वाइड होगा। और यदि कोर्ट द्वारा परमिशन लिया गया है तब यह वैलिड होगा। इसलिए ट्रांसफ़र के कंडीशंस में कोर्ट द्वारा परमिशन लेना अनिवार्य होता है। ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ शक्तियाँ। अब हम लोग देखते हैं पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेचुरल गार्जियन की संविदा करने की क्या क्या शक्ति होती है, ये इसमें बताया गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट से एक बात आप पहले ही जान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े हैं। ये ऊपर आई बटन में आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी, देख लीजिएगा। इसमें हमने इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट बताया है, ये आप देख लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट पूरा होना चाहिए। जैसे पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मेजर होने चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए? फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर कोरिएशन, फ्री कंसेंट द्वारा होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये सब एसेंशियल एलिमेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट की बात आई तो ये सब कंडीशंस नहीं होनी चाहिए कि फ्रॉड हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो, कोरिएशन हो, फ्री कंसेंट हो। फ्री कंसेंट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 13 में समझाया गया है, कोरिएशन को 15 में। ये सब एक बार आप देख लीजिएगा ये वाली वीडियो। और पार्टी शुड भी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। और कोई भी माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वह वाइड होता है, एबनीसियो वाइड होता है, प्रारंभता शून्य होता है। इस पर एक केस भी था पहले, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का।
अब पहले हम लोग पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेचुरल गार्जियन की पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये हम लोग देख रहे हैं। तो इसके लिए कि नेचुरल गार्जियन माइनर के वेलफेयर के लिए, माइनर गार्जियन यानी कि जो नेचुरल गार्जियन है वो माइनर से कंसेंट लेकर और वह कोर्ट द्वारा परमिशन लेकर वह कुछ कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है और माइनर का ऋण भुगतान कर सकता है। मान लीजिए माइनर कर्ज में डूबा हुआ है और इस कंडीशन में जो नेचुरल गार्जियन होगा माइनर का, वह उस कर्ज को चुकाने के लिए वह भुगतान कर सकता है, उस कर्ज को वह चुका सकता है, कर्ज मुक्त कर सकता है माइनर को। और जो नेचुरल गार्जियन है वो टाइम बार्ड डेब्ट को पुनर्जीवित नहीं कर सकता है। ये ऑप्शनल में भी कभी कभी पूछ लेता है कि टाइम बार्ड डेब्ट को पुनर्जीवित कर सकता है नेचुरल गार्जियन या फिर नहीं, तो यह नहीं कर सकता है। और नेचुरल गार्जियन को कंप्रोमाइज करने की शक्ति होती है। माइनर्स के प्रॉपर्टी के वेलफेयर के बारे में नेचुरल गार्जियन समझौता कर सकता है। जो नेचुरल गार्जियन है वो माइनर की प्रॉपर्टी में माइनर के वेलफेयर या फिर लीगल नेसेसिटी को ध्यान में रखकर माइनर के प्रॉफिट के लिए माइनर के लिए वह कंप्रोमाइज भी कर सकता है, समझौता भी कर सकता है। किसी भी चीज़ का समझौता हो, संपत्ति के ट्रांसफ़र का, एक्सचेंज का, किसी भी चीज़ का हो, जो नेचुरल गार्जियन है वह समझौता भी कर सकता है। और हम लोग ये पहले ही देख चुके हैं कि मान लीजिए कोई माइनर है और वो अनमैरिड है और वो लीगल है, लीगल मतलब लेजिटमेट है, या फिर सन है चाहे डाटर है, चाहे सन है चाहे डाटर है, तो उसकी पहली जो नेचुरल गार्जियन होंगे वो फादर होंगे और दूसरे नंबर पे मदर होंगे। कुछ कंडीशन ये है, मान लीजिए पति ने संसार त्याग दिया हो या फिर वह उस लायक ना हो, तो उस कंडीशंस में मदर पहले नंबर पे आ जाती हैं, दूसरे नंबर पर फादर। और ये एक चीज़ देख लीजिए, राइट ये है राइट ऑफ नेचुरल गार्जियन। नेचुरल गार्जियन ये एनजी मतलब नेचुरल गार्जियन होता है, हमने कई बार लिखा होगा। ये नेचुरल गार्जियन की क्या क्या अधिकार होते हैं। नेचुरल गार्जियन शरीर का ध्यान रखना चाहिए, उसके धर्म के निर्धारण के विषय में नेचुरल गार्जियन का अधिकार होता है। उसके शिक्षा से संबंधित जितना भी होता है वह नेचुरल गार्जियन के अंतर्गत आता है। उसके अनुशासन के संबंध में नेचुरल गार्जियन करता है। राइट टू कस्टडी, ये आप लोग ध्यान दीजिए कि जो शरीर के लिए है और शरीर के लिए धर्म का निर्धारण और शिक्षा का अवधारण और अनुशासन, इसमें सबसे पहले फादर, नेचुरल गार्जियन फादर होते हैं और दूसरे नंबर पर मदर। सबसे पहले फादर को नेचुरल गार्जियन माना गया इसमें और दूसरे नंबर पर मदर को। और राइट टू कस्टडी, कस्टडी का मतलब क्या होता है ये आप समझ लीजिए। हमने इसी लेक्चर में पीछे बताया भी था कस्टडी का मतलब क्या होता है। कस्टडी का मतलब यही होता है कि जैसे कोई माइनर है और वो 5 वर्ष तक है, 5 वर्ष के अगर प्लस हो जाएगा तो वह कस्टडी में नहीं आएगा, और 5 वर्ष के नीचे की अगर आयु है तो वह कस्टडी के अंतर्गत रहता है। और 5 वर्ष की अवधि के नीचे तक मतलब 1, 2, 3, 4, 5 साल तक उसकी पहली गार्जियन मदर होती हैं, नेचुरल गार्जियन, और दूसरे नंबर पर फादर होते हैं।
लेकिन जैसे वह कस्टडी के ऊपर होता है, ऊपर आ जाता है, तो पहले गार्जियन कौन हो जाते हैं? फादर, उसके बाद मदर। और हमने आपको पीछे भी बताया कि जो स्टेप फादर होते हैं या फिर स्टेप मदर, स्टेप फादर और स्टेप मदर यानी कि जो सौतेली माँ, सौतेली पिता होते हैं, वो नेचुरल गार्जियन के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेचुरल गार्जियन के अंतर्गत सौतेली माँ, सौतेली पिताजी नहीं आते हैं। ये हो गया हमारा राइट ऑफ नेचुरल गार्जियन और पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन। पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन और राइट ऑफ नेचुरल गार्जियन हमारा कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए। अब हम लोग टाइप्स ऑफ गार्जियंस देख लेते हैं एक बार। टाइप्स ऑफ गार्जियन, टाइप्स ऑफ गार्जियन में 4 टाइप इसमें बताया गया है, और जिसमें पहला है नेचुरल गार्जियन, जो कि सेक्शन 8 है, हम लोगों ने अभी देख लिया जो। और ये टेस्टामेंट्री गार्जियन और गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट और डिफैक्टो गार्जियन। इसमें हमने नेचुरल गार्जियन देख लिया। अब देखते हैं कि टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन होते हैं और टेस्टामेंट्री गार्जियन कैसे नियुक्त होते हैं। टेस्टामेंट्री गार्जियन को हिंदी में कहते हैं वसीयती संरक्षक। वसीयती संरक्षक कैसे नियुक्त होते हैं ये देख लीजिए। मान लीजिए जैसे कोई हिंदू पिता है जो माइनर लेजिटमेट अडॉप्टेड चाइल्ड का नेचुरल गार्जियन का हकदार है। इसमें शब्द देखिएगा, जो माइनर लेजिटमेट या फिर अडॉप्टेड चाइल्ड, जो माइनर लेजिटमेट अडॉप्टेड चाइल्ड का नेचुरल गार्जियन है, का नेचुरल गार्जियन का जो हकदार है, वह माइनर के वेलफेयर के लिए, माइनर के वेलफेयर के लिए उसके बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों के लिए संरक्षक नियुक्त कर सकता है। उसे ही वसीयती संरक्षक कहते हैं। वसीयती संरक्षक किसे कहते हैं? कि जो हिंदू पिता है वह माइनर लेजिटमेट अडॉप्टेड चाइल्ड का जो नेचुरल गार्जियन है, वह माइनर के लिए संरक्षक नियुक्त कर सकता है। और वसीयती संरक्षक नियुक्त कर सकता है, उसमें माता पिता दोनों नियुक्त कर सकते हैं। और सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट होती है वो फादर की ही होती है नियुक्त करने की। और मान लीजिए जिस कंडीशन में, मान लीजिए फादर की अगर मृत्यु हो गई तो उस कंडीशन में नियुक्त मदर भी नियुक्त कर सकती हैं कि तो आप वसीयती संरक्षक हो। और इनकी शक्तियाँ क्या क्या होगी? मान लीजिए संरक्षक तो नियुक्त कर दिए, अब इनकी शक्तियाँ क्या क्या होगी वसीयती संरक्षक के? इनकी शक्तियाँ हम लोग देख लेते हैं। जो नेचुरल गार्जियन की जितनी शक्तियाँ होती हैं वह सब शक्तियाँ टेस्टामेंट्री गार्जियन की भी होती हैं। और नेचुरल गार्जियन की कितनी शक्तियाँ होती हैं ये हमने पीछे सेक्शन 8 में देख लिया कि नेचुरल गार्जियन की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। जो शक्तियाँ नेचुरल गार्जियन की होती हैं वह शक्तियाँ टेस्टामेंट्री गार्जियन की भी होती हैं। और टेस्टामेंट्री गार्जियन कब बनते हैं? कंडीशन और है टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द माइनर आफ्टर द डेथ ऑफ द नेचुरल गार्जियन। जब नेचुरल गार्जियन की मृत्यु हो जाती है, डेथ ऑफ द नेचुरल गार्जियन, जब नेचुरल गार्जियन की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में ही टेस्टामेंट्री गार्जियन बनते हैं, यानी कि वसीयती संरक्षक। और इनके पास वह सभी पावर आ जाती है जो कि एक नेचुरल गार्जियन के पास होती है। और जैसा रिस्ट्रिक्शन नेचुरल गार्जियन में होता है सेक्शन 8B का, वही रिस्ट्रिक्शन इनके पास भी होगा। ये 8B हम लोगों ने पीछे देखा था कि 8B में पट्टे पर नहीं रख सकते या फिर मॉर्टगेज नहीं रख सकते हैं माइनर की प्रॉपर्टी को 5 साल के अधिक वर्ष तक। ये है टेस्टामेंट्री गार्जियन का नियुक्ति और उनकी शक्तियाँ के बारे में। अब हम लोग देखते हैं गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। जो गार्जियन कोर्ट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं
उनकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो माइनर से संरक्षता से संबंधित जो नियम है वह 2 नियम है, जिसमें पहला है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और दूसरा है द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 का ये है, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, और ये 1956 का है। इस दोनों एक्ट में माइनर की संरक्षता से संबंधित बताए गए हैं दोनों ही एक्ट। अब जो गार्जियन की नियुक्ति की बात होती है कि गार्जियन की नियुक्ति जो है वो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप में नहीं दिया गया है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में नहीं दिया गया है। तो कहाँ दिया गया है? इसकी नियुक्ति द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 इसके सेक्शन 29 में दिया गया, सेक्शन 39 में दिया गया, सेक्शन 39 में दिया गया है कि कोई भी गार्जियन कैसे नियुक्त होगा, इसके बारे में 39 में बताया गया है। किसके? गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट के। तो आप अब जान लीजिए कि गार्जियन कौन बन सकता है, मतलब जो गार्जियन अपॉइंट होते हैं कोर्ट द्वारा वो कैसे बन सकते हैं, जो कोर्ट डिक्लेयर करते हैं, इसके बारे में देख लीजिए कि जो इसमें पहला ऑप्शन है कि जो व्यक्ति इच्छुक हो और दावा करता हो। ये नोट्स हमने आपके लिए ही बेसिकली बनाया है, इसी के अकॉर्डिंग हम आपको समझा भी रहे हैं और हमने ये आपके लिए ही बनाया है। जो व्यक्ति इच्छुक हो और दावा करते हो, गार्जियन जो व्यक्ति इच्छुक हैं, जो व्यक्ति स्वयं माइनर की गार्जियन बनना चाहते हैं और वो क्लेम भी करते हैं, दावा भी करते हैं, अगर वो ऐसा व्यक्ति हैं तो वो अब माइनर के गार्जियन बन सकते हैं। इसकी क्या कंडीशन करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन देना पड़ेगा कोर्ट में कि हम बनना चाहते हैं। तो दूसरी कंडीशन है माइनर का जो रिलेशन है, जो रिश्तेदार है या फिर कोई मित्र है, फ्रेंड है, वह भी गार्जियन बन सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए माइनर के गार्जियन बनने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उसकी आगे और भी कार्यवाही तब होगी। और कौन बन सकता है? तीसरा ऑप्शन है कलेक्टर भी बन सकते हैं। कलेक्टर, जो कोर्ट है वो कलेक्टर को भी नियुक्त कर सकता है गार्जियन के तौर पर। अब जो लीजिए आप लोग, जो 1 है और 2 है, यानी कि जो इच्छुक हैं और जो दावा करते हैं, और जो रिलेशनशिप हैं या फिर कोई मित्र हैं जो उस माइनर की देखभाल करना चाहते हैं और वो उसकी वो बनना चाहते हैं, गार्जियन बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उनकी जो एप्लीकेशन देगी तो बन जाएंगे, और मान लीजिए बन गए तो उनकी शक्ति क्या क्या होगी? तो उनकी शक्ति, उनकी वह शक्ति जो कि नेचुरल गार्जियन के पास है और जो कि टेस्टामेंट्री गार्जियन के पास है, वह शक्ति सब प्राप्त हो जाएगी इन गार्जियन को, जो गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट होंगे, जो अपॉइंटेड बाय कोर्ट होंगे, वह सारी शक्तियाँ इनको प्राप्त हो जाएगी कि जो कि नेचुरल गार्जियन की शक्तियाँ होती हैं, जो वह सब शक्तियाँ जो अपॉइंटेड बाय कोर्ट होगा उनको भी प्राप्त हो जाएंगी। जैसा कि नेचुरल गार्जियन में रिस्ट्रिक्शन है सेक्शन 8B का, वैसा रिस्ट्रिक्शन इन लोगों पर भी लागू हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन क्या है 8B का? आप लोग दोबारा पढ़ लीजिए। रिस्ट्रिक्शन यही है कि कोई भी पट्टे पर माइनर की संपत्ति 5 वर्ष से अधिक नहीं रख सकता है, जबकि माइनर एज ऑफ मेजॉरिटी हो जाए उसके 1 वर्ष अधिक बाद भी नहीं रख सकता है। जैसे 1 वर्ष बाद तक ही रख सकता है, जैसे माइनर 18 साल माइनर होते हैं +1, यानी कि 19 वर्ष तक अगर रहेगा तब उसकी संपत्ति को लीज पर रख सकते हैं, पट्टे पर रख सकते हैं। यह है सेक्शन 8B का रिस्ट्रिक्शन। जैसे कोई 15 साल का है और वह 5 साल के लिए संपत्ति को माइनर के वेलफेयर के लिए, और ये रखेगा कब? माइनर के वेलफेयर के लिए लीज पर रखता है 5 साल के लिए, और
5 साल के लिए अगर वो माइनर 15 ईयर का है और वो 5 ईयर के लिए रखता है तो 20 साल हो जाता है, यानी कि अब वो नहीं रख सकता है। क्यों नहीं रख सकता है? क्योंकि जो 19 है माइनर के मेजर होने के 1 वर्ष अधिक तक ही रख सकता है, जैसा कि सेक्शन 8B में बताया गया है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि जो नेचुरल गार्जियन और टेस्टामेंट्री गार्जियन दोनों की जो शक्तियाँ होंगी वही जो अपॉइंटेड बाय कोर्ट होगा उनकी भी वही शक्तियाँ हो जाएंगी। और ये तो हमने देख लिया अपॉइंटेड बाय कोर्ट। अगर कलेक्टर है उसकी क्या क्या शक्तियाँ होंगी ये भी तो देखना जरूरी है कि कलेक्टर की क्या क्या शक्तियाँ होंगी। कलेक्टर की शक्ति के बारे में गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 जिसका एक्ट नंबर 8 है, उसमें सेक्शन 27 और 29 में बताया गया है। सेक्शन 27 और सेक्शन 29 में बताया गया है। यदि आप लोगों को थोड़ा विजुअल कम हो रहा है तो आप लोग 3 डॉट पर जाइए और मेगापिक्सल को 480 पर कर लीजिए तो सही दिखेगा आपको। नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ, जो कलेक्टर होते हैं उनकी जो रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है सेक्शन 8B का, जैसा इन लोगों पर होता है नेचुरल गार्जियन या फिर टेस्टामेंट्री गार्जियन पर सेक्शन 8B का रिस्ट्रिक्शन होता है। लेकिन जो कलेक्टर होते हैं इन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। इन पर जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है उसका सेक्शन 8B का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। किस पर? कलेक्टर पर। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए कि कलेक्टर पर सेक्शन 8B का हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का रिस्ट्रिक्शन जो है 8B वह लागू नहीं होता है। यही है पावर ऑफ गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट, जो कि कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यही होता है। अब हम लोग इसमें देख ही लिए कैसे क्या होता है, कौन बन सकता है, जो व्यक्ति इच्छुक है या फिर दावा करता है या फिर कोई रिलेशन या फिर मित्र बन सकता है। और इन जो ये चारों लोग बनेंगे इन पर सेक्शन हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप का सेक्शन 8B का रिस्ट्रिक्शन लागू होगा। लेकिन जब कलेक्टर बनेंगे इन पर रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 8B का लागू नहीं होगा। और इनकी शक्ति के बारे में सेक्शन 27 और 29 में दिया गया है कि कलेक्टर की क्या क्या शक्तियाँ होंगी। अब हम लोग देखते हैं डिफैक्टो गार्जियन। डिफैक्टो गार्जियन को हिंदी में कहते हैं वस्तुतः संरक्षक। जो डिफैक्टो गार्जियन होता है वह सेल्फ अपॉइंटेड होते हैं। इसमें कोई कोर्ट द्वारा न तो डिक्लेयर होते हैं ना फिर कोई नेचुरल गार्जियन होते हैं। इसमें सेल्फ अपॉइंटेड गार्जियन होते हैं। और डिफैक्टो गार्जियन इज अ पर्सन हु टेक्स कंटिन्यूअस इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ द माइनर्स। माइनर के वेलफेयर के लिए ये आप देख लीजिए। और जो लीगल गार्जियन जो माइनर की देख रेख करता है वही होता है, यानी कि जो लीगल गार्जियन है और वह माइनर की देख रेख करता है वही होता है डिफैक्टो गार्जियन। यानी कि जो एक गार्जियन है और वह माइनर की देख रेख करता है, जैसे है कोई और वह माइनर की देख रेख कर रहा है, और वही डिफैक्टो गार्जियन हो गया, वस्तुतः संरक्षक। और इनके पास कोई भी अधिकार नहीं होता है, कोई भी इनके पास शक्ति नहीं होती है, जो कि नेचुरल गार्जियन और टेस्टामेंट्री गार्जियन या फिर जो कलेक्टर को शक्ति होती है वह कोई शक्ति इनके पास नहीं होती है। बल्कि नेचुरल गार्जियन और टेस्टामेंट्री गार्जियन या फिर जो अपॉइंटेड बाय कोर्ट होते हैं उनके पास माइनर के बेनिफिट के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो डिफैक्टो गार्जियन होते हैं इनके पास कोई शक्ति नहीं होती है। ये माइनर के बेनिफिट के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कि माइनर के बेनिफिट के लिए अगर चाहें कि हम मॉर्टगेज पर रख दें माइनर की प्रॉपर्टी को या फिर ट्रांसफ़र कर दें
तो यह सब कुछ नहीं कर सकते हैं डिफैक्टो गार्जियन। द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट हमारा ख़त्म हुआ, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिए। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।